अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चांद में सियासी बहरान तो पहले ही पाकिस्तान को जकड़ चुका था, अब एक नया अदालती बहरान भी देखने को मिल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के यके दीगरे बाद 2 मरतबा मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए हैं। कुछ अर्सा पहले खातून वकील एडवोकेट ईमान मज़ारी के साथ बदकलामी का इल्ज़ाम लगा और मामला मीडिया तक पहुँचा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एडवोकेट ईमान मज़ारी की तरफ से बाकायदा एक शिकायत भी दायर कर दी गई। और अब चंद दिन बाद ही चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस आज़म खान के साथ बैठ के एक ऐसा फैसला सुनाया है कि जिसके बारे में वकला कहते हैं कि कमरा अदालत में ये फ़ैसला नहीं था और बाद में बज़ाहिर ये फ़ैसला तब्दील किया गया चैम्बर में जाके, और इस हवाले से भी मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात लग रहे हैं। और बहुत सारे वकला ने तो अब कहा है कि वो हल्फिया बयान देने को तैयार हैं कि कमरा अदालत में क्या हुक्म लिखवाया गया और क्या नहीं। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब रऊफ़ अता एडवोकेट। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है जनाब खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट, जो वकील हैं बानी PTI और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के, और सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज से भी आज हम इस तमाम अदालती बहरान के हवाले से इनका राय और तज्ज़िया लेंगे। सबसे पहले तो मियाँ रऊफ़ अता साहब, बहुत शुक्रिया आपने सहाफ़ी प्रोग्राम का वक्त दिया। पहले तो सर ये बताएं कि जो सबसे बड़ी खबर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को रोक दिया गया है, उनके अदालती काम से, जुडिशल फंक्शन से रोक दिया गया है, बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म का ये मूव है। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी आधा थोड़ा उसमें देखा है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी की है, वो मैंने व्हाट्सएप पे अभी देखा है थोड़ी देर पहले। उन्होंने कुछ इसमें वजूहात दी हैं कि फेक डिग्री के हवाले से ये जो पिटीशन किसी वकील साहब ने वहाँ पर फाइल की है, लेकिन मेरे नज़दीक जो है मुनासिब फोरम इसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है। उसमें आर्टिकल 209 के तहत जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस तरह के मामला का अख्तियार है। तो हाई कोर्ट को भी चाहिए कि बजाय इसके कि वो खुद इस मामला की समाअत करे, वो इस मामले को वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाए जिसका ये मुकम्मल अख्तियार है। और इस क्योंकि अगर इस तरह के मामला चलते रहे तो इससे जो डिवीजन तो पहले मौजूद है, ये बहुत ज़्यादा एक और डिवीजन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा मामला। क्योंकि दूसरी तरफ भी देखा जाए, ये भी हसास मामला है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है कि उनकी डिग्री जो है वो फेक है या जाली है। चले उसका तयन तो आपने खुद ही कह दिया कि जुडिशल काउंसिल करेगी, मगर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पे ये भी इल्जाम है कि उन्होंने जो जी मैं थोड़ी गुजारिश कर लूँ, हिफ्ज़ मातहम के तौर पे शायद उन्होंने प्रिवेंटिव नेचर का ये आर्डर किया है, चूँकि अगर वो मुकदमात को इस तरह की समाअत करते हैं और कल ये उनकी डिग्री जो है वो वाकई फेक साबित हो जाती है, तो उनके असरात को देखते हुए शायद उनके जहन में, उनके प्रूडेंट माइंड में, उनके जहन को तो जांचना बड़ा मुश्किल है। आपका बतौर वकील, बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार, आपका जहन क्या कहता है कि ये उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है एक आईनी अदालत के जज को काम से रोकने का? नहीं, तो इसमें मेरे नज़दीक इसमें जो उन्होंने वजूहात दी है ना, जो फेक डिग्री का जो मामला है बड़ा हसास नौयत का है। क्योंकि अगर एक आदमी, आप ये कह रहे हैं कि फेक डिग्री के मामले पे अगर वाकई रऊफ़ अता साहब किसी भी जज को काम से रोका जा सकता है? क्या ये हाई कोर्ट का अख्तियार है? जरा थोड़ा वजाहत कर देना, क्या ये हाई कोर्ट का अख्तियार है किसी जज को आईनी अदालत के काम करने से रोकने का? इसे देखिए, इसको जुडिशल एक्टिविज्म कह सकते हैं आपने कि ये उसकी तरफ मामला गया है। तो यकीनन इसके पीछे जो आप जो कहते हैं ना डिवीजन वाला, शायद आपकी नज़र में वो आ रहा हो। बहरहाल मेरे नज़दीक ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसका राइट फोरम वही है। तो आपके ख्याल में जो कमरा अदालत में फ़ैसला नहीं सुनाया गया और आपके इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार कौंसिल की तरफ से आज भरपूर अंदाज में इस फैसले की मुज़ामत की गई, मजम्मत की गई और अब मुखालफत के लिए भी ऐलानात किए जा रहे हैं, तो कमरा अदालत में जो फैसला सुनाया गया वो कुछ और था? कमरा अदालत में अक्सर औकात जो होता है ना, जज पूरा आर्डर डिक्टेट नहीं करते, तो अमूमन कहते हैं कि हम लेट आवर में आपको आर्डर सुना देंगे या फैसला महफूज करते हैं, या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद हम अपना फिर आपका आर्डर सुना देंगे, फाइल को गो थ्रू करेंगे। तो इसको कैसा बदनीति पे नहीं उन्होंने अंदर जाके सुना दिया थी। लेकिन कमरा अदालत में तो हम भी मौजूद थे, पूरा मीडिया मौजूद था, उन्होंने रिपोर्ट भी किया, ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी और उसमें कहा गया
कि नोटिस भी नहीं जारी करेंगे, अगर करेंगे तो पहले वकला तंजीमों के अहदेदारों को सुनेंगे। आपके साथी वकला रहनुमा खुशी खुशी कमरा अदालत के बाहर आए और उसके बाद फिर ये एक बड़ा सख्त फैसला आ गया, बगैर सुने और नोटिस बाद में जारी हुए और जज को काम करने से पहले रोका गया। आप अपने वकला के साथ खड़े हैं या आप जजेस के जज के इस फैसले मेरी तो बात सुने, ये देखो ये फितरती असूल है, कानून फितरत भी यही है, बगैर किसी को सुने आप कोई ऐसा एडवर्स ऑर्डर पास नहीं कर सकते। ये तो कानून फितरत है, उसमें तमाम वकला बरादरी जो है मुतफिक है उसमें। ये तो आप इसमें नहीं जाओगे, इसमें दो राय हो नहीं सकती। अगर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट बार जो है इस फैसले की हमायत करेगी या मुखालफत करेगी? नहीं, अगर हमें फ्री बनाते हैं, हमें कोई रिव्यू करता है, हम उसका तामन करने के लिए तैयार है। नहीं, रजू क्या करता है? आइन और कानून के दिफा के लिए आपके साथ रजू करना कितना जरूरी है? नहीं देखे, मैं आज को उठ के भागता हुआ नहीं चला जाऊंगा कि आए मैं आपके लिए काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ। नहीं, ये उनके लिए काम नहीं करना, ये तो आइन और कानून की बालादस्ती की बात है और आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। की बालादस्ती भी हुई है, दूसरी तरफ भी देखना है कि एक फेक डिग्री होल्डर कैसे रिटेन कर सकता है अपनी पोजीशन को, ये भी तो और ये फेक डिग्री का फैसला हाई कोर्टों में होगा। जुडिशियल कौंसिल सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल में इसको भिजवा दिया जाए ताकि उनको एविडेंस लेने का अख्तियार है, वहां पर वो एविडेंस लेंगे जिस तरह आम सिविल कोर्ट लेती है। अगर वाकई वहां साबित हो जाता है तो फिर तो यकीनन उनको फिर बहरहाल आप भी यही कह रहे हैं कि जज को काम करने से नहीं रोकना चाहिए था, आप यही कह रहे हैं? यही मैं यही ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है खालिद यूसुफ चौधरी हैं, इमरान खान के वकील। खालिद यूसुफ चौधरी साहब, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं यके दिगरे बाद उन पर मिसकंडक्ट के जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो आपका क्या मौक़िफ़ है इसमें? देखिए, ये पाकिस्तान की अगर हम तारीख देखें, जस्टिस मुनीर से एक तारीख शुरू हुई है और हमारी अदलिया को 70 साल लगे उनको एक आज़ादी हासिल करने में। अब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के टाइम तक हम देखते हैं कि एक लंबी तारीख चली, अदलिया ने, अवाम ने, वकला ने एक जदोजहद की। उसके बाद हम किसी हद तक कह सकते हैं कि एक हद तक अदलिया को आज़ादाना फैसले करने के काबिल हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर जैसे 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, उसमें जो अदलिया को इंतज़ामिया से बिल्कुल अलग कर दिया गया था, एक इंडिपेंडेंट अदलिया कायम हो गई थी, तो उसको फिर ऐसे एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल के अंदर लाया गया है कि अब ये 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अलग किया गया था। नहीं, 26वीं आईनी तरमीम से पहले अदलिया और इंतजामिया अलग अलग थी। अलग उसके बाद अदलिया ने एक जुडिशल एक्टिविज्म का इफ्तिखार चौधरी के बाद एक टाइम देखा, बड़े कुछ बोल्ड फैसले किए, बड़े दलेराना फैसले किए। हमें कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ भी कर सकते हैं या तनकीद भी कर सकते हैं उनके अदालती फैसलों के ऊपर, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 70 सालों के बाद जो एक आज़ादी हासिल की हमारी अदलिया ने, वो कम अज़ कम इस हद तक थी कि अदलिया के ऊपर अवाम का एक एतमाद किसी हद तक कायम हो गया था। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद 78 साल पे आ जाए, ये जो चीफ जस्टिस डोगर पे आ जाते हैं, हम 78 साल में फिर वापस पीछे चले जाते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमारी अदलिया एग्जीक्यूटिव का एक जुडिशल विंग बना दी गई है। अब इसको अदलिया कहना मेरे ख्याल से अदलिया के तौर पे मुनासिब नहीं होगा, ये इंतज़ामिया का एक जुडिशल विंग बन गया है। अब जिस तरह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के केस को आप एक मिसाल के तौर पे उठा के देखें, फिर साथ इफ्तिखार चौधरी के केस को उठा के देखें, वहाँ जिस तरह ये फैसला दिया गया इफ्तिखार चौधरी के केस के अंदर कि जज को काम से नहीं रोका जा सकता, यहाँ हाई कोर्ट के एक जज को उसका कुलीग जज वो है वो उससे काम करने से उसकी जुडिशल पावर्स वापस कैसे ले सकता है, जबकि ये अख्तियार उसके पास सिरे से ही मौजूद नहीं है। ये आप, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आप हाई कोर्ट के जज के ऑर्डर पे हैरान हो रहे हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह 1997 में उनके साथी जजों ने निकाल बाहर किया। देखें, वो एक अफसोसनाक तारीख थी। मैं कहता हूँ कि वो एक प्रोसेस चलता आया, हमारी अदलिया ने भी जदोजहद की, वकला ने की, अवाम ने की, फिर इफ्तिखार चौधरी के दौर तक हम आए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अदलिया किसी हद तक इस हद तक आ गई। क्यों आपके ख्याल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को क्यों निशाना बनाया जाए? जहांगीरी साहब ने कुछ दिलराना फैसले किए। एक फैसला सबसे पहले उन्होंने जो हसास अदारे हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर उनकी आमद पे, उनकी मौजूदगी के ऊपर बैन लगाया, नंबर 1। दूसरा जो था वो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस थे उनके ऊपर जिस तरह उन्होंने उनको टेकअप किया और जिस तरह फॉर्म 47 वाले मामला, वो फॉर्म 45 और 47 जिस तरह उन्होंने उसको अकॉर्डिंग टू लॉ लेके चलने की कोशिश की, तो ये दो मेरे ख्याल से वो बुनियादी अनासर है। और तीसरा जो है उनका खत लिखना,
उन्होंने जिस तरह जो अदलिया के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा था इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान में आप सादा अल्फाज में कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जा रही थी या आइन को जिस तरह पामाल करने की कोशिश के खिलाफ उन्होंने जो खत लिखा, तो ये 3 उनके वो बुनियादी जराइम हैं जिनकी उनको इस वक्त सजा दी जा रही है। हालांकि जो जेली डिग्री है, मैं सिंपल सादा सा एक सवाल उठा लूं, जब वो वकील बने उस वक्त सवाल नहीं उठा, वो लॉ ऑफिसर रहे तब नहीं उठा, जब वो जज बने तब नहीं उठा, जब उन्होंने खत लिखा, जब उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस को टेकअप किया, जब उन्होंने असास अदारों के ऊपर पाबंदी आयद की, तब ये मामला जाली डिग्री वाला वैसे ये जाली डिग्री का जो इल्जाम है क्या इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए। देखें ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है, देखें वहाँ मेरिट के ऊपर शफाफ तरीके से इंक्वायरी करे, इससे तो किसी को एतराज नहीं है। लेकिन आप कभी साथी जजेस से, कभी सिंध हाई कोर्ट में, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसी उनके साथ वाले जजेस से ये फैसला ले रहे हैं, तो ये आप देखिए कानून कहाँ है, फिर आइन कहाँ है, फिर अदलिया की आज़ादी कहाँ है? फिर तो किसी भी जज को उठा के उसको आप दबाने के लिए, उसके ऊपर कोई दबाव कायम करने के लिए इस तरह की वो चीज़ें की जा सकती हैं। जी अदील सरफराज, आप भी सुप्रीम कोर्ट को तवील अरसे से कवर कर रहे हैं। इस सारे मामले का जो मरकज़ी किरदार है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं। पहले एडवोकेट ईमान मज़ारी के साथ उनकी तल्ख कलामी हुई, फिर उसके बाद अब कमरा अदालत में एक फ़ैसला जो नहीं सुनाया गया, बाद में वो तहरीरी तौर पे जारी कर दिया गया, एक जज को काम से रोक दिया गया, उसके ऊपर भी अब शिकायत जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ऐलान किया गया है कि वो दर्ज की जाएंगी। तो जस्टिस सरफराज डोगर का ये जो रवैया है या ये जो फैसला है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर अफसोसनाक तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जस्टिस सरफराज डोगर साहब को जिस तरीके से लाया गया, सीनियरिटी के आप देखा सीनियरिटी में 15वें नंबर पर थे लाहौर हाई कोर्ट में, यहाँ पर आकर उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है, उसके ऊपर मोहर तस्दीक सब भी कर दी आईनी बेंच ने। उसके बाद उस वक्त जब ये काम हो रहा था, बहुत से मुखला साहिबान, इवन जजेस साहिबान ने ये सवालात उठाए थे और इन हालात का भी उन्होंने इंदिया दिया था कि ये हो सकते हैं। और अब वही कुछ हो रहा है जो एंटिसिपेट किया जा चुका है काफी अर्सा पहले जब उनको यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा था। इसमें अब मैं तो ये समझता हूँ जैसे सरफराज डोगर साहब को जिस मकसद के लिए लाया गया था, उस मकसद को तो उन्होंने किस कदर पूरा किया, किस कदर नहीं किया। मैं ये जरूर कहूंगा कि एक मौका जरूर फराहम कर दिया है इन्होंने उन तमाम तर वकला को या जजेस साहिबान को, और उनको एक दफा उन्होंने फिर दुरुस्त साबित कर दिया है जो इनके ऊपर सवालात उठा रहे थे। इनके कंडक्ट के ऊपर आपने खुद अभी देखा, ईमान मज़ारी साहिबा के साथ एक रोज इन्होंने एक रवैया अपनाया, उस रवैये के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अगर कोई और जज साहब होते तो वो दूसरे रोज माजरत कर लेते या रिग्रेट शो कर देते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। उन्होंने उल्टा उसके ऊपर एक और रिमार्क्स दिए जिनको सेक्सिस्ट रिमार्क्स कहा जा रहा है, और फिर तीसरे रोज कमेटी को तब्दील कर दिया। तो वो एक ऐसी बादशाहत हमें नजर आ रही है जिसका इशारा हमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब के लेटर से मिलता है कि वो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर एक बादशाह के ऑपरेट कर रहे हैं, और वो सरफराज डोगर साहब दुरुस्त साबित कर रहे हैं। अगले रोज उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो मुकदमा आउट ऑफ नोवेयर समात के लिए पहले तो मुकर्रर कर लिया, उसके ऊपर बात नहीं हो रही कि वो मुकर्रर क्यों किया, और फिर उसके बाद दौरान समात न सिर्फ तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बल्कि वकला को भी डिच किया गया। वकला साहिबान जो कि बड़े वहाँ पर आप कह सकते हैं कि पावर शो के साथ आए, वहाँ पर उन्होंने जज साहब को ये बावर कराने की कोशिश की कि आपका ये इख्तियार नहीं है। उन्होंने उनकी बात वक्त हाल मान ली और बाद अज़ां फैसला जारी नहीं किया। बाद अज़ां उनके अदालती अमले की जानिब से सहाफ़ियों को आकर कान में बता दिया गया कि जज साहब को काम से रोक दिया गया है, और अगले रोज़ आज सुबह ये फैसला जारी हुआ है। और इसमें अब मैं तो ये समझता हूँ कि कल तक जो एसेट थे आज वो लायबिलिटी बनते जा रहे हैं डोगर साहब, और जितना अरसा वो मजीद रहेंगे मुझे लगता है कि उनसे इस तरह के मजीद काम होते रहेंगे, और मुश्किल होगी उनके लिए जो उनको लेकर आए हैं उनको सस्टेन रखना। और इसी तरह दीगर भी बहुत सी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, वो भी खतरे में पड़ सकती हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम है, एक शिकायत उनके ऊपर, अब देखें एक जज साहब हैं, शिकायत बहुत सारे जज साहिबान के पास आती हैं, मुद्दा एक ही होता है। ये वाहिद जज हैं जिनके खिलाफ 2 शिकायत आई हैं, 2 मुख्तलिफ मुद्दों के ऊपर आई हैं और यके बाद दीगरे आ रही हैं। कल ईमान मज़ारी साहिबा की जानिब से, और आज वकलात तंजीमें जो कल तक उनके साथ खड़ी थी, जो उनकी हिमायत में बोलते नहीं थकती थी, आज वो वकलात तंजीमें कह रही हैं कि ये जज साहब जो हैं इन्होंने मिसकंडक्ट किया है और इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्टिव हो। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रोल उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। साफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया मियां रऊफ़ फ़ताह, सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने। रऊफ़ फ़ताह साहब, ये जो पहला वाक़या हुआ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में,
खातून वकील और बड़ी मारूफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, एडवोकेट ईमान मज़ारी, उनके साथ जो गुफ्तगू हुई उस वो भी आपकी नज़र से गुजरी होगी। बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार, वो बार जिसमें ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद रुकन है, तो आप उस तलखलामी वाले वाक़े के बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, ये जो कोर्ट का डेकोरम है, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको मेंटेन रखे, और वहाँ पर किसी भी जज को ये हक हासिल नहीं है कि चाहे खातून हो चाहे मर्द हो जाकर साइड हो कि उसके साथ ऊंची आवाज में बात करे। ये उसको ये हक हासिल नहीं है, क्योंकि आईने पाकिस्तान जो है हर शहरी की इज्जत और वकार का जामिन है। ये किसी को हक नहीं पहुंचता, वो तो अपने मनसब का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे हम इसका सपोर्ट नहीं करते। क्या आप इसकी मजम्मत करते हैं? बिल्कुल, जब सपोर्ट नहीं करते तो मजम्मत इसका वो दूसरा लफ्ज़ सख्त कह रहे तो मजम्मत करते हैं। सही है। और लेकिन ना, मैं अपने वकील से पीछे नहीं हट सकता। वकील की शान मेरी शान है सर, मैं इसमें कैसे कर सकता हूँ इसी बात। तो चीफ जस्टिस डोगर के खिलाफ जो एडवोकेट ईमान मज़ारी ने एक शिकायत दर्ज की है जुडिशल काउंसिल में, तो आप उसकी जुडिशल काउंसिल में भी हिमायत करेंगे कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए? ये बिल्कुल, वो तो एक तरीक़ाकार है ना उसका, उसमें बिल्कुल जब नोटिस जारी होंगे, मुझे अगर आप इंगेज करेंगे तो मैं फ्री आपके साथ पेश होने के लिए तैयार हूँ मुलाज़ान सर। अच्छा, नहीं, मेरे साथ तो फ्री पेश होने की शायद बात सुने। जब आप साथ वाक़या हुआ, यकीनन मैंने प्रेस नहीं करी, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है हमारे स्क्रीन। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी प्रेस रिलीज है। देखिए, जहाँ पे शहरी आज़ादियों पे या बुनियादी हकूक़ पे कोई बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट बार अपना किरदार अदा करती है। और इसके साथ अभी आप फरमा रहे थे कि अदलिया के हवाले से जब तहरीक चली तो अभी आज़ादी 26 तरमीम, मैं कहता हूँ तकसीम क़याम पाकिस्तान से लेके और 26 तरमीम के पास होने तक अदलिया का किरदार आपके सामने है। अच्छा, अभी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की जनरल बॉडी का इजलास हुआ है जिसमें इस्लामाबाद बार कौंसिल के नुमाइंदगी भी थी, और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ बाकायदा उनके इस फैसले की मज़ामत करेंगे, मज़म्मत भी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपने नौजवान वकला को किस किस्म का उनके जज्बात का एहतराम करते हुए 22 सितंबर को हमने इस्लामाबाद में अपनी 27th एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब किया है। अच्छा, घंटे में बाकायदा ये बात रखेंगे, इंशाल्लाह इसकी गहराई तक जाएंगे। अच्छा, ये 22 सितंबर को जो इजलास आपने सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी का तलब किया, इसका एजेंडा है क्या एग्जैक्टली, क्या उसमें फैसले होने? ये कल इसका एजेंडा इंशाल्लाह जारी कर पहुंचा देंगे। जो वाकया हुआ है इसको राय से पूरे पाकिस्तान से जो हमारे अराकीन आ रहे, उसमें जो मेंबर बार के, उनकी राय लेने के बाद इंशाल्लाह इसका फैसला लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बात नहीं जो जी। खालिद यूसुफ चौधरी साहब, इस्लामाबाद बार की जनरल बॉडी के इजलास में जो आज बड़ी सख्त तकरीर भी हुई, एडवोकेट ईमान मज़ारी ने भी बड़ी सख्त तकरीर की है, तो बार एसोसिएशंस का क्या रद्द-ए-अमल है? आप बतौर एक सियासी जमात और बतौर एक वकील कैसे देख रहे हैं? क्या बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल, वैसे तो पूरे पाकिस्तान की बार्स ने मजम्मत की है जो कुछ एडवोकेट ईमान मज़ारी के साथ हुआ, मगर इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि वो भरपूर अंदाज से मुतहर्रिक हो पा रही हैं आपकी तंजीमें? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि ये काबिल अफसोस वाक़या ऐसा है, बतौर वकील मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे ज़मीबोस हो गया है। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट का, एक मुल्क की सबसे अहम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एक खातून वकील के साथ, एक आम वकील भी वो नहीं, एक मारूफ वकील है, उसके साथ इस तरह के कलिमात कहता है, उसके ऊपर रिमार्क्स पास करता है, तो मेरे ख्याल से ये इस वक्त हमारी अदलिया का एक एग्जाम्पल है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमारी अदलिया कहाँ पहुंच चुकी है, वो किस गड़े के अंदर जा चुकी है। मगर मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने, टू बी फेयर, उन्होंने वजाहत भी की एक दूसरे केस में। उन्होंने कहा कि एडवोकेट ईमान मज़ारी मेरी बेटियों की तरह है, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वो जो हैं इनको कमरा अदालत से ले जाएं ताकि वो मज़ीद कोई तलखी ना हो, तो उसकी वजाहत उन्होंने कर दी। देखें मैं आपको यहाँ एक वजाहत देना चाहूँ। देखें, जब अदालत की कार्रवाई जारी हो, सामने जज बैठा होता है, वकील खड़ा होता है, वो ना बेटी होती है, ना वो कोई बाप होता है, ना भाई होता है, ना बीवी होती है, एक तरफ ना बीवी होती है, एक तरफ जज होता है, सामने
कौंसल होता है जो एक फरीक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दूसरे अल्फाज में ये कहें, जज और फरीक आमने सामने होते हैं। जज किसी फरीक को बेटी नहीं कह सकता, किसी फरीक को बेटा नहीं कह सकता, उसके साथ कोई ऐसा रिश्तेदारी का अल्फाज पास नहीं कर सकता। जज को बतौर जज, फरीक को बतौर फरीक देखना चाहिए। उस ये इंसाफ का बुनियादी तकाजा है। अगर उन्होंने बेटी कहा तो ये भी ना इंसाफी है, उनको बेटी कह भी नहीं सकते कि एक फरीक के मुकाबले में दूसरे फरीक को वो इस तरह रिश्तेदारी के एक अल्फाज से वो मुखातब करें। ये पहली बात। दूसरी बार के आपने मुतरक होने का कहा, तो मैं बड़े अफसोस से ये बात कहना चाहूँगा, आपने बतौर सियासी जमात कहा, तो बतौर सियासी जमात जिस तरह बार कौंसल्स हमारे दौर में मुतरक थी, इस दौर में उस तरह मुतरक नहीं। ये बड़ा एक हमारे लिए बड़ा अफसोस का मुकाम है। गो के कहीं से मजम्मतें जारी हुई हैं, वो एक खुशाइन बात ज़रूर है, लेकिन जिस तरह एक जानदार अंदाज से मुतरक होना चाहिए था हमारी बार एसोसिएशंस को, बार काउंसिल को। अब की बार आप क्या देख रहे हैं, ये जो इस्लामाबाद बार की जनरल बॉडी में फैसले हुए हैं, उसका तो अलामिया भी मेरे पास पहुंचा नहीं है, और आज बड़े मैं खुद भी वहां मौजूद नहीं था, इसलिए वो ज्यादा उससे मैं आगाह नहीं हूँ। लेकिन एक लिहाज से मैं ये कहूँगा कि वो हमारे इस्लामाबाद के वकला के जज्बात की कम अज कम अक्कास जरूर है। चलो ठीक है। अदील सरफराज, हम भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे और अमूमन बहुत से अहम आइनी मुकदमात में हम देखते हैं कि अदालतें अपना एक मुआवन मुकर्रर करती हैं, जिसको अमाइकस कराई या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकते हुए अपने उस हुक्म में 2 अफराद को अदालती मुआवन मुकर्रर किया है, और दोनों नून लीग के या हुक्मरान सियासी जमात के मारूफ रहनुमा हैं, कारकुन हैं, लीडर हैं, या जो भी कह लें, वकील भी हैं उनके रहे हैं। और वो हैं साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर और साफ अली खान, और दूसरे बैरिस्टर जफरुल्लाह खान जो कि सेक्रेटरी लॉ भी रहे नून लीग की हुकूमत में और सेनेटर भी रहे हैं। तो कैसे देखते हैं कि क्या ये जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है या अदालती मुआवन है, इसको गैर जानबदार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, एक तो गैर जानिबदार होना चाहिए, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब अमाइकस कुरे अपॉइंट कर रहे हैं एक केस के अंदर, तो आप ओपन कोर्ट के अंदर ये बात सबसे पहले वकला साहिबान के सामने रखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमारे बहुत से दोस्त नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये केस चैम्बर में बैठकर इसका फैसला सिर्फ नहीं लिखा दिया गया। जो दरख्वास्त गुजार हैं मेन मियाँ दाऊद साहब, जो जज साहब के अगेंस्ट आए थे, जिनकी दरख्वास्त पर एतराज़ात थे, वो जज साहब भी कमरा अदालत में नहीं थे, वकील साहब वो कमरा अदालत में नहीं थे, बल्कि उनकी जानिब से एक इस्तदा आई, एक दरख्वास्त की गई कि समाअत को मौखर किया जाए, मुलतवी किया जाए। अब आप उनको भी आपने नहीं सुना, जिन जज साहब को आप जिनके खिलाफ फैसला दे रहे हैं उनको भी आपने नहीं सुना, उनको तो आपने नोटिस भी नहीं किया, और आप उनके हवाले से उनका फेट डिसाइड करने के लिए अपने तौर पर अमाइकस कुरे अपॉइंट कर रहे हैं। अमूमन ऐसा होता है कि ओपन कोर्ट में जजेस साहिबान राय लेते हैं वकला से कि कौन हो सकता है अमाइकस। यहाँ पर राय नहीं ली गई, यहाँ पर राय थोपी गई है। यहाँ पर बताया गया है, बल्कि बैरिस्टर जफरुल्लाह तो कमरा अदालत में मौजूद थे। आमतौर पे अदालत कहती है कि आप आ जाएं, आप बताएं इसमें हम क्या करें। बिल्कुल, उधर फौरन मौके पे सीनियर लॉयर से सवाल कर दिया जाता है। देखिए, आपको याद होगा जुल्फकार अली भुट्टो वाला रेफरेंस था अभी रिसेंटली, जब जनाब काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कमरा अदालत के अंदर अमाइकस कुरे अपॉइंट करने की बात की। उन्होंने मुख्तलिफ नाम लिए, तो फैसल सिद्दीकी साहब का नाम लिया। आपको याद होगा फारूक नायक साहब रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा कि हमें इन पर एतराज है, फौरी तौर पर उनका नाम हटा दिया गया। तो ये दोनों फ्रीकैन की रजामंदी के बाद ही अमाइकस को लाया जाता है अमूमन कोर्ट के अंदर, जो एक डेकोरम। या अगर आप जज को रोक भी रहे थे काम करने से, तो उस वक्त बैरिस्टर जफरुल्लाह को बुला के उनसे पूछ लेते कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं। नहीं, आप उनसे पूछ भी लेते क्या पर आप आना भी चाहते हैं या नहीं, पहले उनसे ये भी पूछा जाता है। आप अपॉइंट नहीं कर देते पहले आप। वैसे क्या ऐसे वकीलों की ये अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कहें कि हमारा ताल्लुक एक पार्टी से है, हमारी वफादारी एक पार्टी से है, तो मैं वो गैर जानबदाराना राय नहीं दे सकता, और अभी तक ये इत्तला नहीं है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को एडवोकेट जनरल भी अपॉइंट किया था, और उसी पार्टी के दौर में ये जज भी लगे थे। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक अखलाकी जिम्मेदारी तो है कि अदालती मुआवन न्यूट्रल और गैर जानबदार होने चाहिए। इसी वाले से भी बात करेंगे, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। तो रऊफ़त साहब, आप क्या कहेंगे, जो अदालती मुआवन मुकर्रर किए गए हैं, एक ही जमात से उनका ताल्लुक है, सेनेटर भी रहे नून लीग के, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं नून लीग के दौरे हुकूमत में, अशतर और साफ अली खान और बैरिस्टर जफरुल्लाह खान, आपके ख्याल में अदालती मुआवन जो हैं उनको गैर जानबदार नहीं होना चाहिए, या किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक होना ज़रूरी है? नहीं, मेरे तो बिल्कुल नज़र में गैर जानबदार होना चाहिए। अगर देखते हैं कि अमाइकस क्योराई जो मुकर्रर किए हैं, उस पर आके जो फरीक है वो एतराज़ कर सकता है कि सर इन पे एतराज़ है, आप दूसरे मुकर्रर कर दें।
अच्छा, आपके ख्याल में ये जो भी इस वक्त सूरत-ए-हाल हुई है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोका गया है, इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले का सो मोटो नहीं ले सकती या जुडिशल नहीं ले काउंसिल? सकती, नहीं ये देखें सो मोटो नहीं ले सकती, लेकिन इस आर्डर को जो मुतासरा फरीक है वो इसको चैलेंज कर सकता है, वहाँ पे उसका फोरम मौजूद है, वहाँ पर वो कह सकता है कि आर्डर विदाउट जुडिशन है, कोरम ना जुडिस है, सारी बातें कर सकते हैं कोर्ट के सामने जाके। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सो मोटो अख्तियारात तो बरकरार है ना? वो सर उसके हवाले जी उनके तो है ना, उसके बाद आर्टिकल 209 में बिल्कुल उसका वाजे तौर पे डिफाइन किया गया है ना कि वो आज खुद भी नोटिस ले सकती है और वो किसी की तहरीक पर भी ये बात हो सकती है, कोई आप जो आम शहरी है वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, अगर सदर पाकिस्तान समझे कि उनकी राय में कोई इस तरह का जज ने मिसकंडक्ट किया है वो भी भिजवा सकते हैं। तो तमाम अख्तियार सुप्रीम जुडिशल के काउंसिल के पास है। तो आपके ख्याल में हुकूमत अगर चाहे तो ये रेफरेंस बना के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ भिजवा सकती थी और उस हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये तो सर देखिए, आप कोई हुकूमत के तर्जमान को पूछे उनसे कि हुकूमत ने क्यों नहीं किया, क्या वजूहत है, उनकी वजह मैं कैसे बता सकता हूँ सर उसको। अच्छा, अब ये बताएं कि एक दरख्वास्त एडवोकेट ईमान मज़ारी की तरफ से अदालती कमरा अदालत की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए दायर की गई है। दूसरी दरख्वास्त जो है वो अब इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और कुछ साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद एडवोकेट जहांगीर जदून की तरफ से दायर की गई है। ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को रोकने का ऑर्डर दिया गया है इस पूरी अदालती कार्रवाई की ऑडियो और वीडियो की, तो आपके ख्याल में अदालत को ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड फराहम करना चाहिए? देखो ये उनका स्वाबी देखे वो देते या नहीं देते, बाहर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अख्तियार है, उसको तमाम जो दीवानी अदालत के अख्तियारात हैं वो रिकॉर्ड कर सकती है, रिकॉर्ड तलब कर सकती है, वो कंपेल कर सकती है कि आप तमाम प्रोड्यूस की जाए। तो बाकी ये जो मैं दरख्वास्त देना ये एक सियासी अर्जे तो हो सकते हैं एक दूसरे को मलाइन करने के इदारे को, उसका फोरम मौजूद है, वहाँ पे फौरन एप्लीकेशन दे दे, उनका कह दे कि सारा रिकॉर्ड जो है वो मेहरबानी करके महफूज कर लें, तलब कर लें। चलें जी। अच्छा, खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट साहब, क्या सूरत हाल है अडयाला की? वहाँ पे तोशाखाना 2 केस की आज समाअत हुई, अलीमा बीबी की मुलाकात भी हुई, इमरान खान साहब ने आज मज़ीद कुछ सख्त पैगाम भी दे दिया उनके ज़रिए। तो ये क्या हो रहा है? कल सुने हैं 9 मई के GHQ हमला केस के हवाले से वीडियो लिंक पर इमरान खान को पेश करने की यकीन दहानी कराई गई है सरकार की तरफ से। नहीं, इसमें एक ख़ास पैटर्न है। तोशाखाना 2 केस इसको बेसिकली नाम दिया गया। बेसिकली ओवरऑल तो ये तोशाखाना 4 कह लें इसको, क्योंकि सेम फैक्ट्स के ऊपर, सेम एलिगेशंस के ऊपर, सेम अकरेंस के ऊपर ये कोई चौथी बार सज़ा देने जा रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ सज़ा देने जा रहे हैं, फैसला देने नहीं। अब हमें ये मालूम है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई भी केस होगा उसमें सज़ा ही सुनाई जाएगी, जो गुज़िश्ता 2 साल से जिस तरह जितने हमारे मुकदमात हुए। अब उसमें तो वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, उसमें आखिरी 2 गवाह वो रह गए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बुलाए गए, अब उनकी गवाही होनी है, उसके बाद विदिन वीक जो है इसके ऊपर फैसला दे दिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा GHQ हमला केस और साथ में 11 दूसरे केसेस थे ATC रावलपिंडी के। अब उसके अंदर पहले तो जेल ट्रायल होता था। सबसे पहले हमारा शुरू में यही मुतालिबा था कि जब खान साहब जेल में गए कि उनको यहाँ ऑर्डनरी कोर्ट्स के अंदर पेश किया जाए, जैसे G11 में केस है तो G11 की कोर्ट के अंदर पेश किया जाए, अगर रावलपिंडी अदालत का केस है तो रावलपिंडी की अदालत के अंदर पेश किया जाए। लेकिन उन्होंने फिर जेल ट्रायल के गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किए और उनके जेल ट्रायल किए गए। अब जब जेल के अंदर उनकी फैमिली की, उनकी वकला की मुलाकात होती है और वो जहाँ वहाँ उनका फिर मैसेज जैसे वो बाहर आ जाता है, तो अब उन्होंने उस चीज़ को, फैमिली की और वकला की मुलाकात को रोकने के लिए जेल ट्रायल 9 मई के केसेस के अंदर ख़त्म कर दिया है। एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो 9 मई के और GHQ हमला केस है उसकी समाअत ऑर्डिनरी कोर्ट ATC रावलपिंडी के अंदर होगी, जबकि तोशाखाना जो 2 केस है उसकी वो अडयाला जेल के अंदर समाअत मुकम्मल करें, क्योंकि वो अपने इख्तिताम लेकिन कल हो रहा है तोशाखाना 2 केस। नहीं, अभी मनसूख कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले इन्फॉर्म किया। क्या वजह है? वजूहत कुछ भी नहीं बताएगी अभी। तो अनिल सरफराज साहब, मैं बल्कि मुकम्मल कर दूं कि उसमें वीडियो लिंक का कहा गया कि वीडियो लिंक के जरिए खान साहब को पेश किया जाएगा। जब हम ये मुतालबा करते रहे हैं कि उनको वीडियो लिंक के ऊपर पेश किया जाए, तब नहीं पेश किया गया। अब इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के अंदर 2023 से दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो वहाँ
पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनके अंदर वीडियो लिंक का मुतअद्दद बार एडिशनल सेशन जज साहब ने हुक्म किया, वो वहां नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस सरदार इजाज साहब खान ने ऑर्डर किया कि उनको वीडियो लिंक के जरिए वो नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। चले अच्छा, अगर जब अभी अपनी मर्जी आती है तो वीडियो लिंक भी अवेलेबल हो जाती है। चले आपको भी देखने का मौका मिल जाएगा अपने लीडर को। नहीं मैं तो नहीं, चले कौन देख लेगी, ये हो गया, कौन देखेगी? मुशाफा देख। अच्छा, अब अदील सरफराज साहब, अलकायदा ट्रस्ट केस में जो सजाएं हुई उनकी मुअत्तली के हवाले से चीफ जस्टिस डोगर की ही एक बेंच ने कहा कि एज पर पॉलिसी तारीख निकाली जाएगी उन सजाओं की मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत के लिए। तो एज पर पॉलिसी का क्या अपडेट है? वो एज पर कुरानंदाजी लगता है क्योंकि अभी तक तो कुरान निकला नहीं है। इस हफ्ते कहा जा रहा था, इम्कान जाहिर किया जा रहा था, इवन मैं सुन रहा था शायद सलमान सफदर साहब भी ये कह रहे थे कि मंगल या बुध के रोज़ ये मुकदमा लग जाएगा। आज भी नहीं लगा, आज बुध गुजर चुका है। तो अब कुछ भी मुमकिन नहीं है, कुछ भी मुमकिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बिलखसूस जो मुकदमा है, आप ऑर्डर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो ऑर्डर किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है एज पर पॉलिसी। भाई आप कोर्ट हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, आप जब एक ऑर्डर डिक्टेट करवा रहे हैं तो आप तारीख दें, ये तारीख है, इस तारीख को ये मुकदमा मुकर्रर किया जाना चाहिए। ये तरीका, ये जो एक हम देख रहे हैं अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिलखसूस जस्टिस सरफराज डोगर साहब के आने के बाद, कि आप कहते हैं कि हम तारीख देंगे एज पर स्केड्यूल या जो भी आपने एक पॉलिसी बनाई है उसके मुताबिक, तो वो तारीख जो आपके रीडिंग बनती है, आपके उन रूल्स की रीडिंग बनती है, वो तो 2026 बनती है, जैसे कि अंसार भाई साहब ने भी एक स्टोरी की थी। लेकिन ये सजा मुअत्तली की दरख्वास्त है, इसमें वो रूल्स अप्लाई नहीं करते। समझ नहीं आती वो क्यों लिखवा रहे हैं अपने। पर अभी तक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए रूल्स हैं वो आपने देखे हैं कहीं किसी को पहले? नहीं सर, अभी तक चौधरी साहब, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए रूल्स किसी के पास नहीं है, अभी तो नहीं दस्तयाब। बहुत शुक्रिया रऊफ फताह साहब, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, अदील सरफराज। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।